मोदी से ज्यादा इमरान खान खतरनाक, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जो ये सुनने वाले हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से ही सुनने वाले हैं। पाकिस्तान की नई सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार के डिफेंस मिनिस्टर मीडिया चैनल पर सामने क्लियर कह रहे हैं कि उनकी असलियत क्या है पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही है, वो क्या है समझ में नहीं आ रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कह दिया कि मोदी से ज़्यादा खतरनाक इमरान खान है। सवाल यह है कि पाकिस्तान का एक पूर्व प्रधानमंत्री, उसकी ऐसी हालत कर देना क्या सही है? ऐसा क्या डर है एक अकेले इमरान खान से पाकिस्तान की इस नई सरकार को कि साम दाम दंड भेद, सारे कानून, संविधान, हर चीज़ का इस्तेमाल, मिलिट्री फोर्स, स्पेशल फोर्स, सबका इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर अब ये कह रहा है कि इमरान खान मोदी से खतरनाक है। आपका बैरूनी जो दुश्मन है वो आइडेंटिफाइड है, उसकी शिनाख्त है। ये जो अंदर से हमारा दुश्मन पैदा हुआ है, इसकी शिनाख्त जो है अभी भी लोग नहीं कर पा रहे कि, और ये सबसे उस दुश्मन से कई गुना ज्यादा डेंजरस है। इमरान खान मोदी से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल ज्यादा, शिनाख्त नहीं हो पा रही ना लोगों को, असलियत नहीं उसकी पता लग रही। वो हमारी सफों में मौजूद है। जो दुश्मन आपकी सफों में मौजूद होगा वो ज्यादा डेंजरस होगा, या जो सामने आपके खड़ा है उसका आपको भी पता वो तुम्हारा दुश्मन है, उसको भी पता कि आप उसको। अंदर से जो हमारे दुश्मन पैदा हो गए हैं, जो हमारी एक्चुअली इबादत को, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं। और 9 मई का दिन जो है वो शहादत है इस बात की। अच्छा। ये बगावत थी। अच्छा, बगावत थी। बिल्कुल, मैंने आज नहीं, मैंने अगले दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा है, ये म्यूटनी थी, ये बगावत थी। इन तमाम चीजों के बाद इमरान खान को किस तरह से आज खुले आम मारने, फंसाने और रास्ते से हटाने का प्लान किया जा रहा है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की ये जो आर्मी है, नए जो इसके सेनापति हैं, प्लान किया है उन्होंने कि अब सेना में फूट डलवाने का इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान पर लंबे समय तक के लिए इमरान खान को, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में ठूस दिया जाएगा। हालात ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि इमरान खान का साथ खुद उनके बड़े बड़े नेता अब छोड़ चुके हैं। अजी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि चौधरी परवेज, पीटीआई के प्रेसिडेंट तक को पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान की बेबसी आप इस तरह से समझ लीजिए कि उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। लगभग 100 नेताओं ने पीटीआई पार्टी को छोड़ दिया है, डर गए हैं, इस सरकार से डर गए हैं। और खबर यह है कि कई सारे पीटीआई के नेता अपनी पार्टी को और अपने नेता को छोड़कर अफगानिस्तान और ईरान फरार हो गए हैं, लेकिन वहां भी उनकी तलाश जारी है। और जो बचे कुचे पीटीआई के नेता हैं जिन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया है, उनका यह कहना है कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे। वहीं पाकिस्तान ने अपने दरवाजे बॉर्डर के खोल दिए हैं रशिया, ईरान और अफगानिस्तान से बिजनेस के लिए। दोस्तों, वहीं नेपाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं और भारत नेपाल से काफ़ी ज़्यादा नाराज सा नज़र आ रहा था क्योंकि बेल्ट एंड रोड चीन के इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंतर्गत चीन ने 2 एयरपोर्ट नेपाल के अंदर बनाए हैं और वहाँ से जो फ्लाइट उड़ती है भारत उसको अपने एयर स्पेस में आने नहीं देता। अब नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने मोदी से बातचीत करी और मोदी एक मुद्दे पर मान गए और कहा कि महेंद्रनगर जो दूसरा इलाका है, बॉर्डर का इलाका है भारत का, वहाँ से हम जो है आपके जहाज़ को जाने दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 15 से 20 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ही आप वहाँ उड़ सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते। इस पर नेपाल के प्रधानमंत्री खुश तो हो गए, वो टेक्निक नहीं जानते होंगे, लेकिन नेपाल के एक्सपर्ट नाराज हो गए हैं। नेपाल के एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत चालाकी कर रहा है। बड़े विमान, बड़े जहाज 15,000 से 20,000 की फीट की ऊंचाई पे उड़ेंगे, ये काफ़ी कम ऊंचाई है एक बड़े जहाज के लिए। जो बड़े विमान होते हैं उनको ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ना होता है। एक तो इसमें ख़तरा होता ही है, जो 15,000 फीट और 20,000 फीट पर ही उड़ेगा उस जहाज़ के लिए ख़तरा होता ही है। दूसरा ख़तरा ये भी होता है कि जब 45,000 फीट पर बड़े जहाज़ उड़ते हैं
तो हवा का प्रेशर कम होता है, दबाव कम होता है, टकराव कम होता है, जिससे पेट्रोल डीजल ईंधन कम खर्च होता है जहाज का। लेकिन अगर नीचे उड़ता है जहाज, भारी विमान नीचे उड़ता है, तो टकराव का भी सामना होता है, हवा का दबाव भी ज़्यादा होता है, हवा से टकराव भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ईंधन ज़्यादा लगता है और पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, पैसों की बचत नहीं होती। बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दी ये बात मैंने। इसी वजह से नेपाल के एक्सपर्ट भारत से नाराज़ हैं, लेकिन यहाँ से जो है नेपाल के प्रधानमंत्री खुश होकर गए कि चलो रास्ता तो कम से कम मिला। बड़ा खुलासा हुआ है भविष्य को लेकर। अमेरिका के टॉप कमांडर ने कहा है कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर जो ये फाइटर जेट हैं बिना पायलट्स के उड़ेंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों आसान कर देता हूं आपके लिए, जैसे ड्रोन उड़ता है और ड्रोन के अंदर कोई व्यक्ति नहीं होता और उसको दूर बैठकर एक डिवाइस से, कंप्यूटर से उड़ाया जाता है, सारी कमांड वहीं से दी जाती है। ठीक इसी तरह से फाइटर जेट भी 15 से 20 सालों में इसी तरह से उड़ाया जाएगा, जिसके लिए पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों एडवांस ज़माने में, आधुनिक हथियारों के ज़माने में AI कितना खतरनाक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका ने बताया कि वर्चुअली हमने एक टेस्ट किया। वर्चुअल यानी आप देखते हैं ना, वो एक चश्मा आता है 3D वाला, उसके लगा के गेम खेलते हैं तो सब रियलिस्टिक लगता है, लेकिन वो हथियार बनाने में, हथियार को टेस्ट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है वो इंटरफेस वर्चुअल। ऐसे में ड्रोन का AI टेस्ट किया गया, तो उस AI में उस ड्रोन ने, जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस था, उस ड्रोन ने अपने ही ऑपरेटर को, जो उड़ा रहा था, उस ऑपरेटर को ही मार दिया। कैसे और क्यों? वजह यह है कि उस गेम में, उस टेस्ट में, उस ड्रोन को जो मकसद दिया गया था, उस मकसद के बीच वो बंदा ही आ गया था जो ड्रोन उड़ा रहा था। तो बस ड्रोन ने अपने ऑपरेटर का ही खात्मा कर दिया। भविष्य में ये फुली AI से लेस ड्रोन कितने खतरनाक हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक छोटे से टेस्ट से अमेरिका ना चाहकर भी ये बताना चाह रहा है। अमेरिका अपने रिपोर्ट में, सालाना रिपोर्ट में ये रखता है, ये बताता है कि कौन सा देश उसके लिए खतरा है और दुनिया के लिए कौन सा देश खतरा बन रहा है। अभी तक रशिया को उसने इस मुकाम पर रखा हुआ था, लेकिन अब चीन को उस मुकाम पर रख रहा है, क्योंकि चीन परमाणु हथियार बना रहा है, डिफेंस हथियार बना रहा है, ड्रोन बना रहा है, फाइटर जेट बना रहा है, कई तरह की मिसाइलें डेवलप कर रहा है, सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इस वजह से अमेरिका ने चीन को सबसे बड़ा खतरा करार देकर सबसे ऊपर रख दिया है। उधर दोस्तों चाइना तिब्बत के लोगों की ज़मीन हड़प रहा है। कैसे और क्यों? तिब्बत के इलाके में ही एक बांध बना रहा है चाइना, 285 करोड़ जिसकी लागत है। तिब्बत के लोगों की ज़मीन उस बांध के प्रोजेक्ट में आ रही है। चाइना उनसे ख़रीदने की कोशिश कर रहा है और जो तिब्बत के लोग बेच नहीं रहे, उनकी ज़मीन को हड़प रहा है। तिब्बत की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। वहीं दोस्तों बड़ी खबर तो ये आ रही है कि CIA के हेड चीफ विलियम बर्न्स पिछले महीने चुपके से चाइना गए थे बातचीत करने के लिए। लग रहा है अमेरिका जो है बहुत सुरा रहा है, उसको सहला रहा है, लेकिन चीन कंट्रोल में नहीं आ रहा। सिंगापुर में इंटरनेशनल समिट था जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। ऐसे में वहां चीन और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे, जिन्होंने उस मीटिंग में अमेरिका और चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने हाथ मिलाया। चाइना ने दबे अल्फाजों में बड़ी बात कह दी है। चाइना ने कहा कि हमने कभी कोई वादा ही नहीं किया, कोई प्रॉमिस नहीं किया कि हम ताइवान को दोबारा हासिल करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए हम फोर्स और ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी वो ताकत इस्तेमाल कर सकता है, हमला कर सकता है। वहीं नेटो के चीफ ने बड़ी बात कही। नेटो के चीफ ने कहा कि यूक्रेन में क्या हो रहा है चाइना बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, बहुत ध्यान से देख रहा है। इसी तरह से यूरोप के देशों को ये देखना चाहिए कि एशिया में क्या चल रहा है। जंगल की आग ने कनाडा को परेशान कर दिया है। 2.7 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जल चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सोचिए 2.7 मिलियन हेक्टेयर जंगल पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। लगभग 2 से 3 हफ्ता पूरा हो चुका है, लेकिन कनाडा जो दे दनादन यूक्रेन को हथियार दे रहा था, वो अपने घर की आग नहीं बुझा पा रहा है।
Oh my God, Tristan, look at this. It is so bad. दोस्तों, इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आपकी राय क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट आपको रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे मिलेगी। जल्दी से जाइए, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।